अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। और ये जो आज का हमारा डिस्कशन है ना, ये मुख्य रूप से अजीत सर द्वारा तैयार एसएससी जीडी जीएस क्लासेस 2026 के प्रैक्टिस सेट 02 के संपूर्ण निचोड़ पर आधारित है। और स्लाइड 1 की शुरुआत में ही एक बड़ा ही प्रेरणादायक वाक्य लिखा है। उसमें लिखा है कि सफलता केवल जुनून की गुलाम है। यदि अपनी मेहनत से इश्क करते हैं तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है, मतलब ये तो सच में एकदम जोश भर देने वाली बात है। तो चलिए स्लाइड 3 से शुरू करते हैं। यहाँ प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प एमसीक्यू दिया गया है। अरे वाह, इतिहास के सवाल हमेशा से रोचक होते हैं। बिल्कुल। तो प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है? और इसका सीधा सा उत्तर है रावी नदी। हाँ, रावी नदी। लेकिन ये पूरा हड़प्पा का जो मामला है, ये वाकई हैरान करने वाला है। नदियां कैसे अपना रास्ता बदल लेती हैं? एकदम सही बात है। और इस सभ्यता की खोज की कहानी भी काफी रोचक है। मतलब 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी और उस वक्त जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा, तो ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। और ये जगह आज के समय में कहाँ है? ये आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसका जो पूर्व नाम था वो माउंट गोमरी जिला था, लेकिन वर्तमान में इसे साहिवाल जिला कहा जाता है। साहिवाल जिला, ये याद रखना जरूरी है। और इसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों नामों से क्यों जाना जाता है? इसका कारण बहुत सरल है, क्योंकि खोजा गया पहला नगर हड़प्पा था, इसलिए शुरुआत में इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। हाँ, ये तो पुरातत्व का एक सामान्य नियम है। बिल्कुल। लेकिन बाद में जो अब अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। और इसका जो समय है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व। और स्लाइड 4 में इनके नगर नियोजन की बात की गई है। जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूं तो मुझे आज की स्मार्ट सिटी याद आ जाती है। हाँ, उनका ग्रिड सिस्टम तो आज भी आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देता है। मतलब सड़कों का समकोण पर काटना, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल, ये सब इतनी पुरानी सभ्यता में कैसे संभव था? हाँ। उनके शहर तो 2 हिस्सों में बटे होते थे ना। एकदम सही। पश्चिमी भाग थोड़ा ऊंचा होता था, जिसे दुर्ग या गढ़ी कहते थे। यहाँ शासक या वीआईपी लोग रहते थे। यहीं से महान स्नानागार, अन्नागार और बड़े प्रशासनिक भवन मिले हैं। और दूसरा हिस्सा आम लोगों के लिए होता था। हाँ, पूर्वी भाग, जिसे निचला नगर कहते थे, वहाँ सामान्य नागरिक और शिल्पकार रहते थे। इसी बीच एक और नाम उभर कर आता है, धौलावीरा का। ये शहर कच्छ के रण में खादिर बेट इलाके में था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। बिल्कुल, लूनी नदी के किनारे। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी और इसका उत्खनन आरएस विस्ट द्वारा 1990-91 में किया गया। और इसकी जो सबसे खास बात स्लाइड में लिखी है, वो है इसकी जल निकास प्रणाली। मतलब ढकी हुई नालियां इतनी बेहतरीन थी कि 2021 में यूनेस्को ने इसे शामिल कर लिया। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि धौलावीरा यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला सिंधु सभ्यता स्थल है। यह बात है। अब अगर हम स्लाइड 5 की तरफ बढ़ें तो वहां इनकी लिपि और संस्कृति का जिक्र है। इनकी जो सिंधु सरस्वती लिपि थी वो चित्रात्मक थी, जिसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं। हाँ, और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, जिसे बोस्ट्रोफेडोन शैली कहा जाता है। सही कहा। इसमें कुल 400 से 600 चिन्ह हैं, जिनमें से सिर्फ 67 ही पढ़े जा सके हैं। और सबसे ज्यादा यू अक्षर और मछली के आकार के चिन्ह हैं, जो आज तक एक रहस्य है। और कला की बात करें तो 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा खोजे गए मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी और दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली थी। और लोथल का क्या, जो 1954 में एसआर राव ने खोजा था। अरे, वो तो एक प्रमुख बंदरगाह था। वहीं से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। और कृषि में भी ये आगे थे। सबसे पहले कपास की खेती इन्होंने ही की थी, और फिर गेहूं और जौ। मतलब व्यापार और कृषि दोनों में अव्वल। और धर्म के मामले में पशुपति शिव, मातृदेवी और कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। बिल्कुल। अब अगर हम सीधे आधुनिक भारत पर आएं तो स्लाइड 6 में एक बहुत ही जरूरी एमसीक्यू है। हाँ, ये संविधान से जुड़ा है। प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए
किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया? और इसका उत्तर है 1928। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? मतलब अचानक 1928 में ही क्यों? इसकी पृष्ठभूमि में 1927 का साइमन कमीशन था। उस कमीशन का बहुत विरोध हुआ था क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। हाँ, कोई भारतीय नहीं था उसमें। बिल्कुल। तो इससे भारत सचिव बर्कनहेड चिढ़ गए। उन्होंने चुनौती दी कि अगर इतनी ही परेशानी है तो खुद एक ऐसा संविधान बनाओ जिसे सभी दल माने। और इसी चुनौती के जवाब में नेहरू रिपोर्ट आई। एकदम सही। 1928 में समिति बनी, अगस्त 1928 में रिपोर्ट पेश हुई और जून 1930 में प्रकाशित हुई। इसके सदस्यों में सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू और मंगल सिंह शामिल थे। और इनकी मांगे क्या थी? इन्होंने मुख्य रूप से डोमिनियन स्टेट, मौलिक अधिकार, वयस्क मताधिकार और भाषाई प्रांतों की मांग रखी थी। काफी दूरदर्शी सोच थी। और यही आगे चलकर स्लाइड 7 के अनुसार कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के रूप में खड़ी हुई। हाँ, जिसके आंकड़े समझना बहुत जरूरी है। कुल 389 सदस्य थे। 389? हाँ। इन्हें बांटा कैसे गया था? इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे, जिसमें से 292 प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। हाँ, वो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से थे? वो थे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, और बलूचिस्तान। और बाकी बचे 93 सदस्य देसी रियासतों से आए थे। और इनके चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। गठन 6 दिसंबर को हुआ और पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई। बिल्कुल, दिल्ली में, जिसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन एक सवाल है, इतना बड़ा काम, इतने सारे लोग, इसे बांटा कैसे गया? स्लाइड 8 में कई समितियों का जिक्र है। हाँ, समितियों के बिना तो ये काम असंभव था। सबसे प्रमुख थी मसौदा या प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जो शुरुआती मसौदा था वो BN राव ने तैयार किया था। एकदम सही। और इस समिति के अन्य सदस्यों में N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला शामिल थे। कुछ सदस्य बाद में भी बदले थे ना? हाँ, N माधवराव BL मित्र की जगह आए थे और TT कृष्णामाचारी DP खेतान की जगह। अच्छा, और बाकी समितियां कौन सी थी? संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थी, व्यापार या कार्य संचालन समिति KM मुंशी के पास, देसी रियासत समझौता व झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास और उप झंडा समिति आचार्य JB कृपलानी के पास थी। वाकई एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित काम था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दिया है कि 26 जनवरी 1950 को यही संविधान सभा अस्थायी संसद में बदल गई थी 1952 तक। हाँ, और जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, वो भी इसी अंतरिम संसद ने ही किया था। क्या बात है। चलिए अब स्लाइड 9 पर चलते हैं, जहां भूगोल का एक MCQ है। चलिए एक भूगोल की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न है, कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है? और उत्तर है पाकिस्तान। हाँ, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों हैं। और स्थलीय पड़ोसी देशों को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है स्लाइड में। अच्छा, वो ट्रिक क्या है? वो है बचपन में भूला। अरे, बचपन में भूला, ये तो बड़ा ही मजेदार है। हाँ, ब से बांग्लादेश जो पूर्व में है और सबसे लंबी सीमा है, करीब 4096 किलोमीटर। च से चीन उत्तर में, प से पाकिस्तान पश्चिम में, न से नेपाल उत्तर में से म्यांमार पूर्व में और भूला के भू से भूटान उत्तर में। और अफगानिस्तान? उसे अलग से याद रख सकते हैं, उत्तर पश्चिम, जिसकी सीमा सबसे कम है, सिर्फ 106 किलोमीटर। और समुद्री सीमा श्रीलंका और मालदीव से लगती है। अगर कुल लंबाई देखें तो स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर, तटीय 7516.6 और कुल 22,716.6 किलोमीटर है। एकदम सटीक आंकड़े हैं। और आंकड़ों की बात करें तो स्लाइड 10 में एक बहुत बड़ा विवादित MCQ है जो अक्सर उलझन पैदा करता है। हाँ, ये बहुत ही ध्यान खींचने वाला सवाल है। प्रश्न है कि 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर कम है? और इसका जो उत्तर बोर्ड ने माना है वो है राजस्थान। लेकिन असलियत क्या है?
मतलब वास्तविक आंकड़े तो कुछ और कहते हैं ना? बिल्कुल। निष्पक्ष रूप से देखें तो वास्तव में सबसे कम महिला साक्षरता बिहार की है, जो करीब 51.5% है। लेकिन एसएससी जीडी के जनवरी और फरवरी 2023 के एग्जाम में बोर्ड ने राजस्थान को सही माना है, जो कि 52.66% है। तो ऐसे में परीक्षार्थियों को क्या करना चाहिए? यही सलाह है कि परीक्षा में अंक सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के उत्तर यानी राजस्थान का ही चयन करें। हाँ, व्यवहारिकता इसी में है। और स्लाइड 11 में जनगणना का इतिहास भी बताया गया है। पहली जनगणना 1871-72 में लॉर्ड मेयो के समय हुई, जो असफल रही। फिर पहली सफल जनगणना 1881-82 में लॉर्ड रिपिन के समय हुई। और ये 2011 वाली कौन सी थी? ये कुल 15वीं और स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी। इसे 2 चरणों में किया गया था। 2 चरणों में? वो कैसे? पहला चरण था मकान सूचीकरण, जो अप्रैल से सितंबर 2010 तक चला, और दूसरा चरण था व्यक्तिगत विवरण, जैसे आयु, लिंग, साक्षरता। ये फरवरी से मार्च 2011 तक चला, और इसके अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को पेश किए गए। इतना बड़ा अभियान। और जब हम काम और व्यवसाय की बात करते हैं तो बात अर्थव्यवस्था पे आ जाती है। स्लाइड 12 में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात की गई है। हाँ, बहुत ही आसान तरीके से इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो अगर मैं पूछूं कि खेत से लेकर बैंक तक पैसा कैसे घूमता है, तो इसका जवाब कैसे मिलेगा? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में वो चीजें आती हैं जो प्राकृतिक हैं, जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन या खनन। तो खेत से जो अनाज मिला वो प्राथमिक है। बिल्कुल। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और विनिर्माण आते हैं, जैसे उस गेहूं को पीसकर बिस्किट बनाना। अच्छा, और तृतीय क्षेत्र? वो सेवा क्षेत्र है, जैसे एटीएम बूथ, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य। और एमसीक्यू में भी पूछा गया है कि एटीएम बूथ किस क्षेत्र में आता है, तो वो तृतीय क्षेत्र है। बहुत ही साफ उदाहरण है। और इसी स्लाइड में एक अर्थशास्त्र का सूत्र भी है: माल सूची में परिवर्तन बराबर वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। एकदम सही। और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए विज्ञान का भी अहम रोल है, जिसकी मूल इकाइयां स्लाइड 13 में दी गई हैं। हाँ, ऐसा यूनिट्स, समय के लिए सेकंड, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और विद्युत धारा के लिए एम्पियर का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, ये बहुत बेसिक लेकिन जरूरी चीजें हैं। अब अगर हम स्लाइड 14 की तरफ चलें तो यहाँ कुछ रंगीन और खुशनुमा माहौल है। कला, संस्कृति और त्योहारों की बात है। हाँ, भारत के त्योहार, जैसे तमिलनाडु का पोंगल, ये 4 दिन का फसल उत्सव है जो सूर्य देवता को समर्पित है। और इसमें चावल और गन्ने की कटाई होती है। इसके 4 दिन कैसे बांटे गए हैं? पहले दिन भोगी पोंगल होता है, जहाँ अग्नि या देवेंद्र की पूजा होती है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन माट्टू पोंगल, जिसमें मवेशियों या बैलों की पूजा होती है। और चौथा दिन? चौथा दिन कानूम पोंगल है, जो भाई बहनों और परिवार के लिए होता है। क्या बात है। और तेलंगाना का बथुकम्मा त्योहार भी बहुत खास है। हाँ, वो फूलों का त्योहार है, देवी गौरी को समर्पित। ये 9 दिन तक चलता है, जिसमें महिलाएं गीत गाती हैं और पुष्प चक्र बनाती हैं। स्लाइड 15 में एक और खास चीज का जिक्र है। जब हम पोंगल की बात कर रहे थे तो क्या जल्लीकट्टू भी उसी से जुड़ा है? ने इस पर रोक लगा दी थी। हाँ, ये एक बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों के त्योहार भी हैं। जैसे केरल में ओणम और बिसु, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी। और गोवा में? गोवा में सिग्मो महोत्सव, फतोरपा जात्रा और मांडो उत्सव मनाया जाता है। और बिहार का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक होमवर्क सवाल भी दिया गया है पीडीएफ में। प्रश्न है, गुरु पर्व किस संप्रदाय से संबंधित है? और इसका उत्तर है सिख संप्रदाय। एकदम सही। और इस सामग्री के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति लिखी है जिसे हम सभी को याद रखना चाहिए। गलती इंसान से होती है, उसे स्वीकारना और सुधारना जरूरी है। बिल्कुल, सीखने की प्रक्रिया का यही सबसे बड़ा नियम है। तो आज हमने 2500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता की ढकी हुई नालियों और ग्रिड सिस्टम से लेकर 2011 की जनगणना और आधुनिक अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र तक बहुत कुछ समझा। हाँ, एक बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक चर्चा रही। और अब जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा आज का आधुनिक नगर नियोजन,
जहां जरा सी बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है, सच में उन प्राचीन हड़प्पा वासियों से ज्यादा उन्नत है? या हमने विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण और बसावट के वो बुनियादी सबक भुला दिए हैं जो उन्हें हजारों साल पहले पता थे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। वाकई ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।